पहले ही लाइन है इस चैप्टर की कि रसायन विज्ञान पदार्थों के संगठन, संश्लेषण, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का विज्ञान है। कहने का मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री है वो पदार्थों के संगठन यानी कंपोजिशन, और उसमें क्या क्या है, जैसे H2O जल है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। संश्लेषण यानी उनका सिंथेसिस या निर्माण कैसे किया जाता है। गुणधर्म दो होते हैं, भौतिक और रासायनिक, आगे बताऊंगा उनके बारे में। और अभिक्रियाओं का विज्ञान, अभिक्रिया यानी रिएक्शन होती है। रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है यानी प्रोडक्ट होता है। यानी कि हमारे पास कुछ पदार्थ दिए होते हैं जिन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, आर से डिनोटेड करते हैं। उनमें रिएक्टेंट 1 या 2 हो सकते हैं, R1 या R2, वो क्रिया करते हैं, फिर नया पदार्थ बनाते हैं जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इन सब का केमिस्ट्री के अंदर अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं कि रसायन विज्ञान की 4 मुख्य ब्रांच शाखाएं हैं। कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन से रिलेटेड होते हैं, जैसे अब एल्केन, एल्काइन, एरिल एल्डाइड आदि पढ़ते हैं। अकार्बनिक, जहाँ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं आप। भौतिक रसायन, जिसके अंदर आप रासायनिक बलगतिकी या थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है ना, ये सब पढ़ते हैं। और विश्लेषणात्मक रसायन, ये आपके बीएससी के अंदर आएगी, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहाँ आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। 4 मुख्य ब्रांचेज है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी है, जैसे बायोकेमिस्ट्री भी है, जिसके अंदर आप जैव अणु अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, जहाँ डीएनए आदि पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं केमिकल में, जैसा नाम से स्पष्ट है। जैव क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि कैंसर के उपचार की जो औषधि है उसका नाम है, एक तो सिस्प्लाटिन और एक है टेक्सोल। जबकि एड्स के उपचार में दी जाने वाली दवाई है एजिडोथाइमिडिन, ठीक है। तो कुछ औषधियाँ भी है, ये एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का, यानी कि इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में एक एप्लीकेशन है सिस्प्लाटिन और टेक्सोल की, इसके कैंसर की और एड्स का उपचार की एजिडोथाइमिडिन। अब बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य क्या होता है, तो जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे वस्तुएं पेन, पेंसिल आदि द्रव्य कही जाती है। द्रव्य की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है। एक होती है ठोस, जिसकी आयतन और आकार दोनों क्या निश्चित होते हैं, ठीक है। द्रव्य, इसका केवल आयतन निश्चित होता है, जिस पात्र में डाले उस पात्र का आकार ले लेता है, तो इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता। गैस है, गैस का न तो आयतन और न ही आकार दोनों निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। अब द्रव्य को मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं, और मिश्रण में 2 आगे सब डिवीजन है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में बांटते हैं। यानी द्रव्य का कितना हो गया, एक तो मिश्रण हो गया जिसे समांगी और विषमांगी, एक हो गया शुद्ध पदार्थ जिसे तत्व और यौगिक में वर्गीकरण करते हैं द्रव्य का, पदार्थ का। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं। समांगी, जब 2 घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाए, जैसे चीनी और जल। विषमांगी, जब मिश्रण के 2 घटक होते हैं तो एक दूसरे में मिक्स ना हो, जैसे कंकड़ और दाल, तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, इसका संगठन निश्चित होता है। तत्व क्या होते हैं, तत्व है शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण के सब डिवीजन है। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यौगिक या कंपाउंड क्या है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गुणधर्म की। गुणधर्म 2 होते हैं, एक है भौतिक गुणधर्म, पदार्थ की पहचान को बदले बिना मापन संभव है, इसका मेजरमेंट करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, तुरंत इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म मापन हेतु पदार्थ में परिवर्तन जरूरी होता है, जैसे अम्लता है, क्षारकता है, ठीक है ना, दहन है आदि जो गुण है वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। ये परिवर्तन तभी देखा जा सकता है, इन्हें जब भी मापा जा सकता है जब परिवर्तन हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रकों की पद्धति असाई पद्धति कहलाती है। इसके 7 मूल मात्रक है। लंबाई, इसका असाई मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। इसके संकेत भी दे रखे हैं, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। समय स्मॉल टी, इसका मात्रक है सेकंड। विद्युत धारा आई से डिनोटेड करते हैं, इसका मात्रक हो गया एम्पियर। तापक्रम टी, इसका मात्रक केल्विन। पदार्थ की मात्रा एन, इसका मात्रक मोल। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला। इसके अलावा छोटे मात्रक यूज करते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उन्हें पूर्व लगन कहते हैं। जैसे 10 को डेका कहते हैं, 10 की पावर -1 को डेसी कहते हैं, 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं, 10 की पावर 2 को हेक्टो, 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं, ठीक है। अब द्रव्यमान और भार क्या होते हैं, तो द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा होती है और ये निश्चित होती है, ठीक है। और भार क्या होता है, किसी पदार्थ पर लगने वाला, पदार्थ या वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है, और ये बदलता रहता है। पृथ्वी पर अलग है, चंद्रमा पर अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आयतन की। तो पदार्थ द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो आयतन कहलाता है। इसका मात्रक लीटर या एक होता है मीटर क्यूब, ठीक है। और घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान के अंदर आयतन का भाग देते, तो निश्चित क्षेत्र में द्रव्यमान और आयतन का भाग देते तो वो कहलाता है घनत्व। द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व। मात्रक होता है किलो, किसका, द्रव्यमान का, और आयतन का मीटर क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं ताप के पैमाने की। ताप के पैमाने होते हैं, पहला होता है केल्विन, ये 273.15 से 373 केल्विन तक होता है। अगला है सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनको चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट को अगर आपको सेंटीग्रेड में बदलना तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, यहाँ पर सेंटीग्रेड लिख दीजिए और प्लस 32, है ना। सेंटीग्रेड को 9/5 से गुणा कीजिए और 32 जोड़िए तो वो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना तो 273.15 जोड़ दीजिए सेंटीग्रेड में, तब वो केल्विन आ जाएगा और केल्विन से घटा दीजिए सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन की। तो वैज्ञानिक संकेतन को n × 10⁻n रूप में व्यक्त करते हैं। n का मान 1.000 से 9.999 के बीच की कोई संख्या होती है, जिसे मैं कहता हूँ 10.2 × 10 ये तो हो गया n का मान, ठीक है। और 10⁻3 हो गई या 4 हो गई। n क्या चरघातांक या प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम वैज्ञानिक संकेतन में जैसे एक संख्या है 232.508, इसको 2.32508 × 10⁻2 लिखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ये दशमलव यहाँ था, यहाँ ले गए, लेफ्ट साइड ले गए, इसलिए यहाँ पर 10⁻2 लगा दी। अब ये है 0.00016। इस बार हमने क्या किया, दशमलव को इधर ले गए, दाएं तरफ ले जाते हैं तो कितने 1 2 3 4 स्थान ले गए, इसलिए 10⁻⁻4 हमने लगा दी। इसके बाद बात करते हैं हम सार्थक अंकों की। अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं और इनके कुछ नियम में बिना शून्य वाले सभी अंक क्या सार्थक अंक होते हैं। जैसे 285 समय में 3 सार्थक अंक होते हैं। यदि शून्य मौजूद हो किसी संख्या में तो बाईं तरफ के जो शून्य है वो काउंट नहीं होंगे। जैसे 0.03 में एक ही सार्थक अंक है, वो है कौन, 3। दो शून्य रहित संख्याओं के बीच, है ना, क्या दो संख्या जिनमें शून्य नहीं है बीच में शून्य आ जाए तो काउंट होंगे। जैसे 2.003 में 4 सार्थक अंक है, यानी बीच में आ गए दो संख्याओं के तो 0 काउंट हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। और दशमलव के दाईं ओर काउंट होंगे, बिना दशमलव के दाईं ओर नहीं, यानी कि दशमलव के दाईं ओर काउंट होंगे। जैसे 100.0 है तो इसमें 4 सार्थक अंक है, और केवल 100 की बात करें तो इसमें 3 सार्थक अंक है, ठीक है। बिना दशमलव के दाईं ओर नहीं, है ना, कि 100 में कितने सार्थक अंक है, इसमें 1 सार्थक अंक है, ठीक है, क्योंकि दाईं ओर के काउंट नहीं हो गए, दशमलव है तो काउंट होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं परिशुद्धता और यथार्थता की। परिशुद्धता क्या होती है, समीपता दर्शाती है ना, कि एकदम नज़दीकी मान हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो दो नज़दीकी वैल्यू आती है, वो समीपता कहलाती है। यथार्थता क्या है, प्राप्त मान या प्रैक्टिकल मान है वो कितना पास है वास्तविक मान के, यानी एक थ्योरेटिकल मान होता है, प्रैक्टिकल मान उसके कितना पास है वो कहलाता है यथार्थता। जैसे इस एक प्रयोग से समझते हैं। मान लो एक थ्योरेटिकल मान है 4.00, ठीक है, सही मान है। स्टूडेंट एक ही जो वैल्यूज़ प्राप्त हुई, एक्सपेरिमेंट किया 3.40, 3.41 और 3.42, ये परिशुद्धता कहलाती है, क्योंकि ये मान पास पास है, ठीक है। सही मान तो ये काफ़ी दूर है, लेकिन ये तीनों आपस में पास पास है, इसलिए परिशुद्धता कहलाती है। स्टूडेंट वी के जो एक्सपेरिमेंट से मान प्राप्त हुए 3.95 और 3.97, ये यथार्थता कहलाती है ना, ये दोनों पास पास है। किसके पास पास है, सही मान के। इसके अलावा यथार्थता और परिशुद्धता दोनों साथ साथ भी हो सकती है। जैसे एक स्टूडेंट सी है, उसके 3.9 और 4.1 प्राप्त हुए, तो यथार्थ भी और परिशुद्ध भी है, दोनों पास पास भी है। दूसरा रियल वैल्यू है थ्योरेटिकल, उसके भी पास है, इसलिए यथार्थ भी और परिशुद्ध भी। आगे बात करते हैं विमीय विश्लेषण क्या होता है। तो मात्रकों को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में बदलने की विधि विमीय विश्लेषण कहलाती है। जैसे इंच को सेमी में बदलते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में, डे को सेकेंड में या आवर में चेंज करते हैं। अगले है रासायनिक संयोजन के नियम। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लेवाजी ने दिया, ठीक है, और इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम, ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का मान सदैव समान होता है। इसके बाद बात करते हैं अगला नियम गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम ये डाल्टन ने दिया, और इस नियम के अनुसार दो तत्व यदि संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यहाँ पर क्या है कंपाउंड या यौगिक आएगा, तत्व नहीं आएगा, ठीक है, मैंने काट भी रखा है। यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे छोटे पूर्णांकों के रूप में होते हैं। डिटेल वीडियो चाहिए तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग मैंने बना रखे हैं कुछ के, आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो और बनाऊंगा। ये 1 शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी आउटलाइन देना है पार्ट की। गैर-लूसे का गैसीय आयतन का नियम, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में जब गैसें संयुक्त होती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, और इसकी शर्त क्या है, सभी गैसें समान ताप और दाब पर होनी चाहिए। इसका अगला नियम है अवोगाद्रो का या एवोगाड्रो का नियम, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। होती है क्यों नहीं कहा, क्योंकि होनी चाहिए कहा, आगे जाकर इसका ना एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाकर ये प्रूफ हुआ, तब इसलिए होनी चाहिए स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अलावा डाल्टन है, उन्होंने परमाणुओं को सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माना था, परमाणु सिद्धांत है उसमें डाल्टन ने परमाणुओं को सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला है परमाणु द्रव्यमान AMU,
कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप है, उसके द्रव्यमान का 1/12 भाग है, वो क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। उससे ज्ञात करते हैं, ये होता है 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। एएमयू में हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.0080 से 1 यू कहते हैं, ठीक है। एएमयू की जगह आजकल यू लिखते हैं, यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन के 12 और नाइट्रोजन के 14। बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। तो मान लो कोई बहुत कुछ एलिमेंट है, ठीक है, तत्व उसके समस्थानिक होते हैं, तो समस्थानिकों की उपस्थिति व अपेक्षिक कितने समस्थानिक है, उनकी अपेक्षिक यानी बहुलता है वो कितने % प्रकृति में, उसके उन दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इन तीनों का जो एवरेज आएगा ना परमाणु द्रव्यमान, वो क्या कहलाएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ये होता है 12.001 यू, इसे 12 हम मान लेते हैं, ठीक है। अगला है आणविक द्रव्यमान। यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे CH4 में कार्बन के 12, हाइड्रोजन 4, इसलिए 4, 16 हो गया। H2O 2 + 16, 18 हो गया। सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान होता है आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि NaCl का होता है Na का 23 और Cl का 35.5, 58.5 यू, यह होता है सूत्र द्रव्यमान। आयनिक यौगिक कोई आ जाए उसको सूत्र द्रव्यमान कहते हैं, उसके द्रव्यमान को। अगला है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ के 1 मोल की ग्राम में व्यक्त मात्रा मोलर द्रव्यमान कहलाती है। और इसका मान क्या होता है, इसका मान वही होता है जो परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर हो, इसका मान होता है, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में कितना ग्राम उपस्थित है, ठीक है ना। तो 1 मोल के अंदर ये सोडियम क्लोराइड कितना होगा, 58.5 ग्राम पर मोल होगा। जल कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राम में व्यक्त मात्रा है, और ये सूत्र द्रव्यमान और ये जितने भी देखे थे आणविक द्रव्यमान, ठीक है, इनके बराबर होता है। अगला है मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल क्या में उतने ही परमाणु होते हैं जिसे जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। 1 मोल क्या होता है, उतने ही परमाणु होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम होते हैं। 12 ग्राम या 1 मोल कार्बन 12, और कार्बन 12 द्रव्यमान का इसके अंदर भाग देते हैं, जो होता है 1.99261367 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास एक संख्या आती है 6.0221367 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, और इसे अवोगाद्रो संख्या Na भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर। अगला हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत संगठन। तो किसी यौगिक में कौन सा तत्व कितना उपस्थित है, यह ज्ञात करने में उपयोगी है प्रतिशत संगठन। यानी कौन से कंपाउंड में कितना यौगिक कितना % है, वो ज्ञात कौन करता है, प्रतिशत संगठन ज्ञात करता है। प्रतिशत संगठन ज्ञात करने का सूत्र, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान कितना है और यौगिक का मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे इसके अंदर, और 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत संगठन निकालना है, % निकालना है। जैसे जल है, हाइड्रोजन, उसका मोलर द्रव्यमान 18 होता है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16 जोड़कर। हाइड्रोजन का द्रव्यमान इसमें 2 है और ऑक्सीजन का 16 है। हाइड्रोजन का हमें निकालना है, तो 2/18 गुणा 100 कर देंगे, और ऑक्सीजन का 16/18 गुणा 100 कर देंगे। तो हाइड्रोजन का हमारे पास लगभग आएगा 11.18, है ना, 11 से 12% के बीच आएगा। और ऑक्सीजन का आएगा 88.79, ठीक है। यहाँ पर यह वैल्यू है जो कि किस में ली गई है, पूरी पूर्णतः वैल्यू ली गई है, और ये जो मान है ये 15.995 उसका है, ठीक है। तो लगभग इसके बराबर आ गया 88.79 या 80, इस प्रकार होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो यौगिक है, उसमें परमाणु की सही संख्या दर्शाता है, वो सूत्र क्या कहलाता है, आणविक सूत्र कहलाता है। यानी कोई भी कंपाउंड में परमाणु की सही संख्या दर्शाने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं। और परमाणु की सरलतम संख्या को जो दर्शाता है, अनुपात दर्शाता है, वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन का आणविक सूत्र तो होता है C6H6 और मूलानुपाती सूत्र होता है CH। ये सरलतम अनुपात है, जबकि ये पूर्णतः सही सूत्र है। अब मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र ज्ञात कैसे करें, इसके लिए मेरी विधि है, बता देता हूँ। किसी तत्व के द्रव्यमान % को ग्राम में बदल लें, ठीक है। % 100 होते हैं, तो % जितने होते हैं उतने ग्राम, जैसे 100% कुल है तो हम इसे 100 ग्राम मान लेंगे। जैसे 4% कोई तत्व है तो उसे 4 ग्राम कहेंगे। अब बात करते हैं, अगला स्टेप होता है इसमें मोल की संख्या ज्ञात करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राम द्रव्यमान में तत्व के परमाणु द्रव्यमान का भाग देकर प्राप्त करते हैं। मान लो 4 ग्राम हाइड्रोजन है बराबर 4 मोल, ठीक है। तो 4/1 बराबर 4 आ गया। तो ग्राम द्रव्यमान में परमाणु के द्रव्यमान का भाग, परमाणु का द्रव्यमान कितना, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये 4 ही आ जाएगा, 4 मोल आ जाएंगे 4 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर। अगली बात है अगली इसमें बात करते हैं जैसे क्या ज्ञात करना, प्राप्त मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। जैसे ए हमारे पास 6 मोल आ गया, बी 4 मोल आ गया, सी 2 मोल आ गया, तो सबसे छोटी संख्या का तीनों में भाग दे देंगे। 6/2, ए बराबर 3 आ गया, बी बराबर 2 आ गया, और सी बराबर 1 आ गया, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं जो हमारे पास 3:2:1 आएगा, इसको अनुपात में चेंज कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा 3:2:1 आएगा। और इस अनुपात को इस यौगिक के तत्व के सामने रख देंगे। जैसे मान लो XYZ था कोई कंपाउंड का सूत्र, तो X3Y2 XYZ ये क्या हो गया मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब इससे क्या निकालना है, आणविक सूत्र निकालना है। तो आणविक सूत्र निकालने के लिए पर्सन में मोलर द्रव्यमान आपके जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा मोलर द्रव्यमान वहाँ दिया होगा, उसके अंदर मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान का भाग देकर n प्राप्त कर लेंगे। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा मोलर द्रव्यमान और इसका जो मोलर द्रव्यमान है XYZ हमारे पास है, इसका उस क्वेश्चन वाले के अंदर भाग दे देंगे तो हमारे पास एक संख्या प्राप्त हो जाएगी n। वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इस n को क्या है मूलानुपाती सूत्र से गुणा कर देंगे तब हमारे पास आणविक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। मान लो ये संख्या n 1 प्राप्त हो जाए तब मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र बराबर होते हैं। अगला टॉपिक रहेगा इसके अंदर स्टाइकियोमेट्री व स्टाइकियोमेट्रिक मेजरमेंट या मापन। तो इसके द्वारा एक संतुलित समीकरण में अभिकारक या उत्पादों की मात्रा का परिकलन किया जाता है। ठीक है, जैसे मेथेन के 16 ग्राम दहन से प्राप्त CO2 की मात्रा ज्ञात करें। एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है। तो CH4 बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए गैस रूप में 2O2 CO2 प्लस 2H2 इसका निर्माण होता है। ये बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पर 16 ग्राम 1 मोल में हाइड्रोजन, 1 मोल CH4 में कितने होते हैं 16 ग्राम होते हैं। मेथेन से 2 मोल यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके 1 मोल CO2 बना रही है। चूंकि 1 मोल CO2 में कितने हैं 44 ग्राम, इसलिए यहाँ पर कितने बन रहे हैं 16 ग्राम के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनेगी 44 ग्राम। ठीक है, अतः 16 ग्राम CH4 के दहन से 44 ग्राम CO2 बन रही है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, 8 ग्राम CH4 दहन करेंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर ये 44 की 2 से भाग दे देंगे 22 ग्राम बनेगी। अगला है सीमांत अभिक्रमक यानी लिमिटिंग रिएजेंट। तो तय सीमा से यदि कोई अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित हो तो वह अभिक्रिया को रोक देता है, अर्थात किसी अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित अभिक्रमक सीमांत अभिक्रमक कहलाता है और यही निर्धारित करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्शन कितनी देर चलेगी। यानी जो कम मात्रा में रिएक्टेंट होता है वो तय करता है कि रिएक्शन कितनी होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि घर निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, तब एक कारीगर होता है, ठीक है, मजदूर होता है, उसका काम होता है मसाला बनाना है, सीमेंट बजरी का मिक्सर करना होता है। और मिस्त्री होता है वो घर का निर्माण करता है, दीवार बनाता है। इन दोनों में से जो कम काम करेगा उसी से डिसाइड होगा कि कितना काम होगा। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं कि मान लो कोई स्कूल के अंदर टीचर बहुत सारे आए हैं किसी दिन, लेकिन स्टूडेंट कम आए हैं, तो टीचर क्या कहेंगे कि यार इतने कम स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे, कम ही पढ़ाएंगे, मौज करो तुम। तो उसमें किसने डिसाइड किया कि पढ़ाई होगी नहीं होगी, स्टूडेंट ने डिसाइड किया है क्योंकि वो कम थे। अब मान लो किसी दिन टीचर ही कम आए और स्टूडेंट ज़्यादा है तो कम टीचर पढ़ाएंगे, तो पढ़ाई प्रभावित तो किसने डिसाइड किया, कम टीचर ने। तो ये वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे। यानी जो कम होगा वो डिसाइड करेगा कि आगे काम होगा या नहीं होगा। ये लिमिटिंग एजेंट रिएजेंट या सीमांत अभिक्रमक का कॉन्सेप्ट होता है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा विलयनों में अभिक्रियाएं, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, पहला है द्रव्यमान%। द्रव्यमान% का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। जैसे 20 ग्राम चीनी को 100 ml जल में घोला गया तो चीनी का द्रव्यमान % बताओ, तो 20 ग्राम है चीनी यानी विलय का द्रव्यमान। और विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक, यानी 20 और 100 दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120, 20 बटा 100 प्लस 20 गुणा 100 या 20 बटा 120 गुणा 100। तो कितनी चीनी मौजूद होगी, 20 ग्राम चीनी को 100 ml जल में घोला गया तो कुल द्रव्यमान % कितना प्राप्त हुआ, 16.6% प्राप्त हुआ। अगला है हमारे पास मोलंस। मोलंस का फॉर्मूला होता है घटक के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। मान लो कोई पदार्थ है वो x और y, मान लो कोई पदार्थ है x को y में घोला गया, दोनों के मोलंस मान लो NX और NY हुए, तो x का मोलंस बताओ। ये हमारे पास एग्जाम्पल या क्वेश्चन है, यानी x पदार्थ को y में घोला गया और x का मोलंस क्या है, मोल फ्रैक्शन है NX और NY y का। ठीक है, तो x का मोलंस बताना है, तो x का मोलंस हो जाएगा x के मोल बटा x प्लस y के मोल। x के मोल कितने हैं NX और x प्लस वाई के कितने हैं NX प्लस NY, तो ये हो गए x के मोल। इस तरह मोलंस हम ज्ञात कर लेते हैं और इसका मान सदैव 1 होता है, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होता। तो ये पॉइंटों में आते हैं इन सबके। ठीक है, अगला हमारा पद रहेगा मोलरता। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन गुणा 1000। विलयन का आयतन किस में होता है, ml में होता है। ठीक है, जहाँ विलय के मोल ज्ञात करने पड़ेंगे तो विलय का द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, यानी विलय का जो द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया होगा और उसमें मोलर द्रव्यमान जैसे NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 होता है उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास विलय के मोल आ जाएंगे। फिर विलयन का आयतन जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको 1000 से गुणा करके मोलरता निकाल लेंगे। मोलरता का तन्वकरण सूत्र है अगला हमारा इसी में टॉपिक। तो M1V1 बराबर M2V2 इसकी समीकरण होती है। M1 और V1 क्या है, दिए गए विलयन जो सांद्र है, ठीक है ना, सांद्र यानी कि जिसमें बहुत सारा जल घुला है
और तनु विलयन जिसमें कि जल की मात्रा कम है और हमारे पास जो पदार्थ है जैसे H2SO4 HCl है, ठीक है ना, उनकी मात्रा ज़्यादा है इसके अंदर। तो हमें क्या होता है, लेबोरेटरी में सांद्र विलयन से तनु बनाना होता है, तब इसकी सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो ये मोलरता और आयतन है M1V1 किसके, सांद्र के। अब तनु बनाना है उसके क्या होंगे, M2 M2V2 होंगे। तनु किए जाने वाले विलयन की मोलरता और आयतन क्या होगी, M2V2। यदि मैं V2 पूछना है, V2 पूछ ले एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, V2 बराबर M1 गुणा V1 बटा M2, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे हम जब डिस्कस करेंगे टॉपिक अलग से तो इनके डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये टॉपिक समझाने के लिए था। अगला हमारा रहेगा मोललता। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इस बार हमें विलय के मोल है उसको किस में घोलना है, 1 kg में घोलना है। पहले किस में घोला था, 1 लीटर में घोला था। मोललता हो जाएगा, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का द्रव्यमान ग्राम या kg में गुणा 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो वो मोललता आ जाएगी। अगला है स्टॉक विलयन। तो प्रयोगशाला में रखा अधिक सांद्रता का विलयन जिसमें जरूरत अनुसार तनु विलयन बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, स्टॉक विलयन कहलाता है। यानी स्टॉक में जो रखा जाता है लेबोरेटरी के अंदर जहाँ प्रयोग करते हैं, वहाँ पर अधिक सांद्रता का विलयन होता है, उससे हम जब जरूरत पड़ती है तब तनु विलयन बनाता है, वो उसको स्टॉक विलयन कहते हैं। और मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्यों नहीं होती, मोललता में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, क्योंकि हमारे पर द्रव्यमान क्या होता है, इसमें kg से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये वो ताप से प्रभावित नहीं होता, इसलिए मोललता भी नहीं होती। तो ये था वन शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।